हम लोग आज बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, तो एनडीए एग्जाम में जो इंग्लिश सेक्शन आपका आता है, इंग्लिश के सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं आज। हम इंग्लिश का देखते हैं कि क्या क्या अपने पेपर में सिलेबस है और क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें एनडीए एग्जाम की, क्योंकि हमें जहां भी जिस भी मंजिल पे जाना होता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका रास्ता क्या है ना, किस टाइप का रास्ता है, कहाँ में हमें जाना है। तो एटलीस्ट आपको टारगेट तो माइंड में होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट एनडीए एग्जाम है, और एनडीए एग्जाम में डेफिनेटली अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, उनमें एक इंग्लिश भी है। तो हम यहाँ पे इस सेशन में बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की। ठीक है, तो सबको पता है कि हमें एनडीए देना है, एनडीए में इंग्लिश तो आती है। तो सबसे पहले हम अपने एग्जाम का डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा एग्जाम है एनडीए का, उसमें टोटल 900 मार्क्स का, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि आखिर एग्जाम में क्या आता है, कितने मार्क्स का है, कितना क्या है, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले अगर मैं एनडीए एग्जाम की बात करूं तो टोटल 900 नंबर का होता है, 900 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 900 मार्क्स में मैथमेटिक्स का दो पेपर होते हैं, पेपर 1 मैथमेटिक्स और पेपर 2 जो होता है जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी होता है। ठीक है ना, तो दूसरा जो जनरल एबिलिटी का होता है वो 600 मार्क्स का होता है, और जो अपना मैथमेटिक्स का है वो 300 मार्क्स का। ठीक है, तो पेपर 1 में यानी कि आपको 300 नंबर पे मेहनत करनी है, और जनरल एबिलिटी यानी जो सेकंड पेपर होगा वो 600 नंबर का होगा, उसमें आपने 600 मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, यानी कि टोटल आपके 600 मार्क्स होते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब जनरल एबिलिटी में भी क्या है कि आपकी जीके और इंग्लिश दोनों आती है। ठीक है ना, जिसको आप जीके जीएस बोलते हैं, उसमें आपको क्या होगा, वो 400 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो इंग्लिश अपनी रहेगी वो 200 मार्क्स की रहेगी। मतलब टोटल 900 नंबर में से हम यहाँ बात करने वाले हैं इस 200 मार्क्स की इंग्लिश की। ठीक है ना, दो पेपर होंगे, दोनों में जो सेकंड पेपर जीएटी होता है उसमें जो इंग्लिश है वो 200 नंबर की आती है, यानी कि 50 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, 200 मार्क्स टोटल अपने रहेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि भाई कैसे हमें इंग्लिश पढ़ना है, क्या क्या इसमें मतलब क्वेश्चंस रहेंगे, क्या कुछ पैटर्न है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बिल्कुल हम बेसिक से लेके चलते हैं सारी चीजें। ये तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि अगर एनडीए एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश तो आनी है, और इंग्लिश आनी है वो कितने मार्क्स की आनी है वो आपको पता भी लग गया, और क्या कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन, कितने आते हैं, कैसे हमें करना है। या चलिए अब आगे हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है ना कि इंग्लिश में तो हम एकेडमिक्स में पढ़ते थे क्वेश्चन आंसर पढ़ के, और मतलब पूरे चैप्टर को पढ़ के क्वेश्चन आंसर करने होते थे, पोएम भी पढ़ी थी आपने, है ना। तो लैंग्वेज अलग होती है, एकेडमिक्स अलग है, स्पीकिंग अलग है, राइटिंग अलग है, ग्रामेटिकल नॉलेज अलग है, वोकैबुलरी अलग। आखिर इंग्लिश में पढ़ें तो पढ़ें क्या, यही तो मैटर करता है। तो चलिए बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है हमारा, इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पहले आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे दीजिए, चाहे वो एनडीए है, सीडीएस है, एसएससी है, बैंक, मतलब इंडिया में कोई भी आप एग्जाम दोगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम होगा, तो उसमें अगर इंग्लिश आती होगी तो ब्रॉड वे में अगर देखा जाए तो आपसे एक ही चीज पूछी जाएगी हर जगह पे कि इंग्लिश जो है ना पूछी जाएगी, तो वो 3 सेक्शन में डिवाइड करके पूछी जाएगी। मतलब जो इंग्लिश है उसमें एक पोर्शन है अपना ग्रामर, यानी कि उसमें ग्रामर का नॉलेज आपको होना जरूरी है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे में बात करूं वोकैबुलरी, यानी कि वोकैब भी आपको पता होना चाहिए उस लैंग्वेज की, उस इंग्लिश की, है ना। वोकैब के क्वेश्चन भी हमारे, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में 3 सेक्शन है भाई, ग्रामर है, वोकैबुलरी है और रीडिंग है। ठीक है, बट क्या क्या आएगा कैसे का, बात तो वही है ना कि पढ़ना क्या है ना, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी तो हमें रूबरू होना उन चीजों से भी। देखो ग्रामर में मैंने जैसा कि बताया, कोई भी एग्जाम हो अगर ग्रामर उसमें पूछेगा, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो ग्रामर आनी है, और ग्रामर पूछेगा तो ग्रामर कहाँ से पूछेगा भाई, ग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अभी उनके हमारे पास आगे क्वेश्चंस भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ग्रामर में एरर स्पॉटिंग, यानी कि पूरा सा एक सेंटेंस दे देगा, और उसमें जो है 4 सेक्शन में उसको डिवाइड करके, ठीक है ना, 4 स्टेटमेंट में एबीसीडी, और बोलेगा बताओ किस पार्ट में एरर है। इस टाइप से मतलब वो, अगर आपको ग्रामर पूरी ग्रामर, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें जब पढ़ रहे होते हैं आप, टेंस वॉइस नरेशन जो भी, ये सारे का सारा जब सिलेबस हम पढ़ लेंगे, पूरी ग्रामर यानी कि हिंदी में कहूं तो पूरी व्याकरण अगर आप पढ़ लेंगे,
उसके बाद में आपसे इस टाइप के तरह तरह के वो क्वेश्चन पूछता है। एरर स्पॉटिंग के पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के, यानी कि खाली स्थान भरने पे फिल इन द ब्लैंक, एक सेंटेंस दिया उसमें खाली जगह छोड़ दी, बोलेगा बताओ इसमें से क्या हो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यानी कि एक सेंटेंस दे करके किसी भी एक उसके पेज को बोल्ड करके, हाईलाइट करके या अंडरलाइन करके आपको दे देगा और उसको गलत लिख देगा। हो सकता है वो सही भी हो सकता है, पूछेगा बताओ इसमें क्या, इसका सही करेक्शन क्या है, मतलब इंप्रूव करो इसको, इंप्रूवमेंट होते हैं ये वाले क्वेश्चन। दूसरी बात, अगर वोकैब की बात करूं तो वोकैब में मैं सिनोनिम एंटोनिम, यानी कि सीधा सीधा आपको वर्ड याद करने होते हैं, उनके सिनोनिम बेस्ट एक्सप्रेसिव क्या है, उनके ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम क्या है। वर्बल की बात करूं मैं तो यानी कि एक पूरा आपको एक, जैसे ऐसे लगता है पर्सन हु कैन राइट विद बोथ हैंड, कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखता है, ही इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्टर्स, है ना। तो ऐसा एक वोकैब दे देगा आपको और बोलेगा कि बताओ, यानी कि आपने हिंदी में अगर पढ़ा हो तो स्कूल में, पहले हम बचपन में पढ़ते थे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, वही वाला है ये इंग्लिश वर्जन। तो ये आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। इडियम एंड फ्रेजेस पूछ सकता है वो क्या में, स्पेलिंग पूछता है, एसएससी वगैरह में ज्यादा आता है, ठीक है ना। और होमोनिम पैरोनिम ये एनडीए में आता है। तो मतलब ये है क्या, ये भी हम अब आगे जानेंगे ये क्या है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं रीडिंग की। रीडिंग में आपसे पैसेज पूछेगा, पीक्यूआरएस पूछेगा और क्लॉज टेस्ट पूछेगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश को 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग वाला, यानी कि 3 तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, 3 तरह से डिवाइड करके हमने इंग्लिश को पढ़ना है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये क्वेश्चन मतलब ये बता दिया सर आपने कि होते क्या है। चलो देखते हैं अब क्या होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि भाई ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें लिखा, पहले आपको ना मैंने कहा था ग्रामर, ग्रामर में एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आते हैं। एरर स्पॉटिंग क्या होता है, वो ये होता है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसने क्या किया, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट नो एरर, मतलब एक सेंटेंस लिखा इसने पूरा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट, और लास्ट में इसने लिखा ना, सबको इनको देखो, इनको ना छोटे छोटे पार्ट्स में इसने क्या किया है, डिवाइड किया। जैसे इसने कहा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर वही सेंटेंस आगे था कि हैज अप्लाइड, ये तो सब्जेक्ट था, ये वर्ब होगी अपनी। अच्छा किसके लिए, फॉर द पोस्ट, तो ये क्या है, आगे वाला एडिशनल प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट किसका है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, कि पूरा एक सेंटेंस लिखता चल रहा है। और लास्ट में सेंटेंस आपका यहां तक था। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि इस वाले पार्ट में कोई एरर है कि नहीं है, इसमें है कि नहीं है, इसमें है कि नहीं। अगर आपने ग्रामर पढ़ रखी होगी, चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे होंगे, ग्रामर पे अच्छी हमारी कमांड कमांड है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें एरर क्या है। जब इसमें आप ये बता सकते हैं कि क्या बोलते हैं इसमें एरर क्या है, तो आपको वही मान लो सेकंड पार्ट में एरर है और है भी, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं कहूं इसमें ये पूरा सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, नहीं गड़बड़ है, तो आप नो एरर, यानी कि कोई भी मिस्टेक नहीं है, नो एरर पे आपको टिक करना होता है। तो समझ में आए, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, है ना। मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आते हैं उसमें कि आपको एक पूरा सेंटेंस देगा और सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके और पूछेगा बताओ कौन से पार्ट में एरर है, जिसमें एरर होगा वो आपने बताना होता है ना, कि इस पार्ट में एरर है। इसको हम कहते हैं स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन। ये कौन से होते हैं, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई दूसरा इसने कहा था फिल इन द ब्लैंक, तो ये हम बचपन से ही करते आ रहे हैं भाई। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक ये होता है कि शी डैश गो टू मार्केट, मान लो एक सेंटेंस लिखा उसने, शी डैश टू द मार्केट यस्टरडे, इसमें सेंटेंस में वर्ब गायब है, वर्ब गायब है, तो बताओ इसमें गोस, गो की फर्स्ट फॉर्म लिखा है इसने, वेंट लिखा सेकंड फॉर्म लिख दी, हैज गोन यानी कि परफेक्ट में लिख दिया, गोइंग यानी कि कंटीन्यूअस में, इसमें से कौन सा होगा, ए बी सी डी कौन सा होगा, वो आपको, अगर आपको पता है कि हमने टेंस पढ़ा था, टेंस में पता सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। दूसरी बात, ये पूरा यस्टरडे देख करके आपको पता लग रहा है बात पास्ट टेंस की हो रही है, और पास्ट टेंस की हो रही है, यानी कि जब टेंस पढ़ेंगे, जब जानेंगे तो पास्ट टेंस की हो रही है, तो इसमें प्रेजेंट है, परफेक्ट तो आ ही नहीं सकता। और कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखोगे तो इज हमारे, यानी कि गोइंग अकेला नहीं लिख सकते, साथ में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो इसमें है ही नहीं, तो 2 ऑप्शन तो अपने कट गए। थर्ड अगर मैं बात करूं, गोज, गोज क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस, और फर्स्ट फॉर्म में से प्रेजेंट टेंस में आती है, तो ये भी नहीं आएगी, क्योंकि यस्टरडे का मतलब कल, बीता हुआ कल जो था, तो कल की बात है तो पास्ट में लिखना पड़ेगा, और पास्ट में सारी वर्ब यहाँ पे इसने प्रेजेंट की लिख रखी है, एक ही वर्ब ऐसी है जो पास्ट की है, वेंट, वर्ब की गो की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही। अगर हमने टेंस पढ़ रखा था, पास्ट टेंस आता था, तो हम बता सकते थे इसमें, तो यही था अपना क्या,
फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन इस टाइप से था कि स्पॉटिंग एरर में आपने पढ़ा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हैज अप्लाइड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हैव अप्लाइड हो जाएगा, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज हो जाएगा इस बात का कि भाई प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब प्लूरल लिखनी चाहिए थी, और हैज सिंगुलर होती है, हैव प्लूरल वर्ब होती है। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है तो आप बता सकते थे। इसी सेंटेंस को, इसी टाइप के क्वेश्चंस को उसने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इसने क्या किया कि शी डैश टू द मार्केट, और वर्ब के बारे में पूछा। अब आपको ये चेक किया उसने कि आपको टेंस आता है कि नहीं आता, है ना। यहाँ पे आपको ये पता था कि सब्जेक्ट है सिंगुलर और है वर्ब सिंगुलर, तो ये वाला कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं। तो इस टाइप से यानी कि आपको धीरे धीरे ग्रामर हम पढ़ते जाएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट हमारे पास इकट्ठे होंगे, तो जिससे भी रिगार्डिंग कोई भी एरर होगा तो हम उसे टिक करने की क्षमता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इसमें सीनियर देन मी इन द ऑफिस। अब जब आप आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें एक एरर होता है, सीनियर मतलब एक कंसेप्ट होता है, रूल है कि सीनियर के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन, सीनियर जो एडजेक्टिव है उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है, देन नहीं टू। तो यहाँ पे देन नहीं आना चाहिए था, टू आना चाहिए था। ऐसा किस ऑप्शन में है, सीनियर टू मी, सीनियर ओवर मी, सीनियर फ्रॉम, फ्रॉम भी नहीं आता, ओवर नहीं आता, देन नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, सीनियर टू मी। एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला आपका ऑप्शन है, ठीक है। इस टाइप के जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, समझ में आ गई बात। तो ग्रामर से रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं कि ग्रामर आपसे पूछी जाती है इंग्लिश में, तो उसमें तीन तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हम समझ गए थे कि एरर स्पॉटिंग क्या होता है, एक पूरा सेंटेंस दे करके चार पार्ट में डिवाइड करके पूछेगा बताओ एरर कहाँ है। फिल इन द ब्लैंक यानी कि खाली जगह छोड़ के पूछेगा और चार ऑप्शन देगा कि बताओ इनमें से कौन सा फिट बैठेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी एक सेंटेंस दे करके किसी भी एक फ्रेज को हाईलाइट करके पूछेगा आपसे, अंडरलाइन करके कि बताओ इसमें कौन सा सही है। जैसे सीनियर के साथ टू आना चाहिए था, उसने वहां पे देन लिख दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं मोरलेस आपको घूम फिर के पता ग्रामर का कंसेप्ट का होना चाहिए, आप ये सारे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी में भी वही बात है, इसने कहा भाई एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, तो इनको भी देख लेते हैं वो क्या हमसे किस किस टाइप में वो पूछने के तरीके हैं, किस किस टाइप में पूछ सकते। पहला क्वेश्चन, पहला इसने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ क्वेश्चन में इसने बोला है कि चूज द सिनोनिम, सिनोनिम यानी कि बेस्ट एक्सप्रेसिव, यानी कि हिंदी में कहूं तो समानार्थक, है ना। सिनोनिम बताना है डिलीजेंट। अब देखो वो क्या हमें पता होना चाहिए भाई, हमें यही नहीं पता कि ये डिलीजेंट वर्ड क्या है, तो हम नहीं बता सकते ना ये क्या पूछा है। तो यानी कि इसने पूछा सिनोनिम, सेम वर्ड बताना है इसी का दूसरा। डिलीजेंट का बताना चाहिए, डिलीजेंट होता है एक हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग कह सकते हैं हम इसको, या फिर डिलीजेंट को हम हिंदी में कहूं तो मैं आपको मेहनती, है ना, मेहनती होता है, या फिर लेबोरियस होता है, लेबोरियस, लेबोरियस भी मेहनती होता है, ठीक है। हार्ड वर्किंग हो गया, डिलीजेंट हो गया, है लेबोरियस हो गया, ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, ये हार्ड वर्किंग मेहनती इंसान के लिए यूज होते हैं। तो डिलीजेंट का इसने सिनोनिम पूछा कि भाई ये चार ऑप्शन जो दिख रहे हैं इनमें मेहनती का दूसरा मीनिंग कौन दिख रहा है। तो लेजी का मतलब तो आलसी होता है, मेहनती तो नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, तो ये भी नहीं होगा उसका, हमने तो मेहनती पूछना है ना, लेबोरियस हार्ड वर्किंग पूछना है। और वीक का मतलब कमजोर होता है, एक ऑप्शन होगा हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब भी मेहनत करने वाला, और डिलीजेंट भी कौन होता है, मेहनती ही होता है, तो उसका सिनोनिम कौन हो गया, ये है। बस ये होता है सिनोनिम, यानी कि इस टाइप से आपने बताना होता है। तो वो क्या भी याद करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि इन चार ऑप्शन में से साफ साफ दिख जाएगी कौन सा वाला इसका सिनोनिम है, कौन इसका एंटोनिम। दूसरा देखो, अब की बार हॉस्टाइल, हॉस्टाइल एक वर्ड दिया है ना, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है ना, किसी से, यानी कि दुश्मनी अगर है किसी से, शत्रु कोई है तो वो हॉस्टाइल है, दुश्मन है। तो अब यहाँ पे इसने पूछा इसका एंटोनिम यानी कि उल्टा, अगर किसी से दुश्मनी है तो उसका उल्टा क्या होगा, किसी से लव हो सकता है। तो देखो नोबल का मतलब तो क्या होता है, नोबल यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है क्योंकि नोबल का मतलब एक सभ्य है, एक उच्च वर्ग का इंसान। क्लेवर का मतलब तो बहुत चालाक चतुर होता है। ऑनरेबल का मतलब बहुत सम्मानीय होता है। फ्रेंडली का मतलब बहुत है फ्रेंडली, फ्रेंड वाला, मित्रता वाला। अब आपने क्या करना है कि एंटोनिम बताना है हॉस्टाइल का, यानी कि हॉस्टाइल जो होती है किसी से दुश्मनी है आपकी, तो दुश्मनी का उल्टा क्या होगा, किसी से दोस्ती है, और दोस्ती का इसमें ऑप्शन क्या होगा, फ्रेंडली, ठीक है ना। ऑनर का मतलब सम्मान होता, सम्मानीय, तो इसमें फ्रेंडली हो जाएगा। तो बस कुछ भी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो मीनिंग है इनका मतलब क्या होता है,
और जो ऑप्शन में भी इसने दिए हैं इनका भी मतलब क्या है। अगर सिनोनिम पूछा तो सिनोनिम बता दो, एंटोनिम को उल्टा पूछा तो उसका उल्टा। थोड़ा इनको ध्यान रखना, ठीक है ना, कि भाई एंटोनिम सिनोनिम मतलब पूछा क्या। कई बार जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है, तो मेहनती वो ढूंढने की कोशिश करता है, उसने हार्ड वर्किंग देखते ही वो टिक कर देगा। लेकिन हो सकता है एंटोनिम, जैसे इसी में देखो इसने एंटोनिम लिखा था यहाँ पे, आपने हॉस्टाइल का आप सिनोनिम ढूंढने की कोशिश करें और आप हो सकता है इसको यूं का यूं लिख देते कि हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का सेम टू सेम मतलब किसी से दुश्मनी वाला मीनिंग इसमें होता तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन गलत हो सकता। तो इसका भी आपने ध्यान रखना। ठीक, आगे देखो, आगे था कि इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, ये देख लो। इडियम एंड फ्रेजेस इस टाइप के होते हैं, आपको एक फ्रेज मिलेगी यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड मिलेगा, जैसे इसने कहा इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर आपको पता होना चाहिए, इन हॉट वाटर का मतलब होता है किसी डिफिकल्टी में होना, किसी मुसीबत में होना। तो इन हॉट वाटर टेकिंग बात नहीं होगा, फीलिंग वार्म, वर्किंग हार्ड, इन ट्रबल, मुसीबत में। तो इसका सही जब हम याद करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस तो हमें पता लग जाएगा कि इसका मीनिंग ये होता है। पर्सन हु लव्स बुक, एक ऐसा पर्सन, जैसे अभी बताया था ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द है। तो ये है अ पर्सन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा इंसान जो बुक से लव करता है। लाइब्रेरियन बुक से लव नहीं करता, बुक को केयर करके रखता है। ऑथर होता है बुक को लव नहीं, वो तो लिखने वाला होता है। पब्लिशर पब्लिश करने वाला। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है द पर्सन हु लव्स बुक्स, तो बुकों से यानी कि बुक पढ़ना पसंद करे, और वही कौन होता है, बिब्लियोफाइल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये आपको इस टाइप से करना है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे कि उसने वोकैब में ही और बताया था, यहाँ पे देखो वोकैब में इडियम फ्रेज हमने देख लिया, सब्स्टिट्यूशन देख लिया क्या होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम का पता लग गया क्या होता है। अब यहाँ पे ना होमोनिम पैरोनिम, और एनडीए में आजकल पिछले 2-4 साल से यानी कि खूब पूछता भी है, ये क्या होते हैं होमोनिम पैरोनिम। ये कुछ भी नहीं होता, ये कुछ ऐसे होता है, मतलब है वो भी वोकैब ही, बस आपसे ना कई बार क्या होता है कि आपने जो चीजें पढ़नी है तो वो थोड़ा सा ध्यान करके पढ़नी होती है। जैसे कि यहाँ पे इसने कहा प्लीज डैश माई अपोलॉजी, प्लीज मेरी माफी को, अपोलॉजी को डैश करे। अब यहाँ पे इसने मीनिंग दिया एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट और यहाँ पे एक्सेस। यानी कि कई वर्ड ऐसे होते हैं जो जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है लेकिन स्पेलिंग थोड़ा ए ई थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। कई बार क्या होता है उनकी स्पेलिंग सेम होती है और उनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं, है ना। और प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाएगा, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। होमोनिम पैरोनिम इस टाइप के वर्ड होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको वोकैब पता है तो आप सब कर लो। भाई इसने कहा कि इसके अंदर बताओ, हमने होमोनिम पैरोनिम से मतलब ये नहीं है, आपने सिर्फ ये बताना कि बताओ इसके अंदर मैं यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल करूं। प्लीज डैश माई अपोलॉजी, ये कह रहा है कि प्लीज मेरी अपोलॉजी को, मेरी जो माफी मांगी है उसको क्या करें बताओ। अच्छा यहाँ पे बाई मिस प्रिंट हो रखा, ठीक है। एक्सेप्ट की बजाय एक वर्ड उसने एक्सपेक्ट के बजाय एक्सेप्ट भी लिखना चाहिए था, ठीक है, एक्सेप्ट। अब देखो इस टाइप, ये एक्सेप्ट है, ये एक्सपेक्ट है, ये एक्सेप्ट है, ये एक्सेस है। एक्सेस यानी कि पहुंच होती है, एंट्री होता है किसी चीज की। तो मेरी उसकी अपोलॉजी की एंट्री करें, नहीं, गलत हो जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, के सिवाय, यानी कि इसका भी कोई मतलब नहीं बैठेगा। एक्सपेक्ट का मतलब हो, किसी से आशा करना, उम्मीद करना, और एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। मतलब आपको वोकैब ये बताना चाह रहा है कि भाई वोकैब के साथ साथ आपको उसके अच्छे से स्पेलिंग का भी पता होना चाहिए, है ना। नहीं तो छोटी सी स्पेलिंग की वजह से हम गड़बड़ कर सकते हैं। बोलने में तो सारे एक्सेप्ट एक्सेप्ट भी दिख रहे हैं लेकिन उनके अलग अलग वोकैब है, अलग अलग स्पेलिंग है, अलग अलग उनका मीनिंग निकल रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां तक तो था आपका वोकैब का पार्ट, और वोकैब के बाद में अगर मैं बात करूं कि भाई वोकैब का पार्ट हो गया, ग्रामर का पार्ट हो गया, तो इसके अलावा अगर मैं कहूं आपसे कि अब जो थर्ड रीडिंग वाला जो पोर्शन बताया था ना इसने, देखो रीडिंग वाले में इसने कहा था कि पैसेज, पैराजम्बल्स और क्लॉज टेस्ट। यानी कि जो पैसेज होता है वो तो आप दिन रात हम लोग करते ही रहते हैं कि एक बड़ा सा आर्टिकल रहता है, एक पैराग्राफ होता है, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको पढ़ के नीचे 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 10 के मिलते हैं, 6 7 8 जितने मर्जी, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग संख्या रहती है। तो आपको पैसेज पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। पैसेज सब लोग जानते हैं। पैसेज के बाद में इन्हें क्या पीक्यूआर, पीक्यूआर का मतलब एनडीए में अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नाम है। बैंकिंग वगैरह में इसको पैराजम्बल्स बोल देते हैं। एनडीए में इसको क्या है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन बोल देते हैं। बाकी बात ये है कि पीक्यूआर यानी कि आपको 4 स्टेटमेंट देगा, ठीक है ना।
4 स्टेटमेंट देगा और चारों 4 सेंटेंस दे सकता है, 4 स्टेटमेंट, 4 वर्ड भी दे सकता है। एनडीए में तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा। तो इसमें 4 स्टेटमेंट रहती है, 4 स्टेटमेंट को आगे पीछे करके लिख देता है, तो वो जम्बल्ड है। जम्बल्ड स्टेटमेंट लिख करके उनको बोलेगा इनको एक सही अरेंजमेंट में कीजिएगा, बस यही है। तो वो भी आपको ग्रामर का नॉलेज होगा तो आप कर पाएंगे। और क्लॉज टेस्ट क्या होता है, एक बड़ा सा पैसेज देगा, पैसेज में कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक का आपको सिंगल क्वेश्चन दिखता है, लेकिन क्लॉज टेस्ट में 5 क्वेश्चन इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। पैराजम्बल्स इसका क्लॉज टेस्ट में जो फिल इन द ब्लैंक होते हैं उसके 5 क्वेश्चन। फिर भी ये तो रीडिंग का पार्ट हो सकता है पैसेज, तो बाकी पीक्यूआरएस वाले जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है और क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चन है, ये भी आपकी वोकैब और आपके ग्रामर के नॉलेज पे ही डिपेंड करते हैं। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में इसने लिखा कि बिकॉज इट वाज रेनिंग हैवीली वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स इन द इवनिंग यस्टरडे। करेक्ट ऑर्डर बताओ इसका भाई क्या होगा। देखो पी लिख करके आगे एक स्टेटमेंट लिखा कि बिकॉज इट वाज रेनिंग हैवीली। दूसरा इसने लिखा क्यू के आगे लिखा वी डिसाइडेड स्टे इंडोर, और आर में इसने स्टेटमेंट लिखा इन द इवनिंग, और एस वाली स्टेटमेंट है कि यस्टरडे। अब ये कह रहा है कि पी क्यू आर एस 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, इनको सही एक कोहेरेंट पैसेज यानी कि एक सही वे में लिख के दिखाओ। और नीचे इसने 4 ऑप्शन भी दिए हैं कि चारों को आप इनको करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा जब आप इनको बना दोगे। मान लो सबसे पहले पी वाला आएगा, फिर आर वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर क्यू वाला आ जाएगा, फिर एस वाला आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन होगा पी आर क्यू एस। तो इनमें ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, इस टाइप से बोल रहा है कि आपको 4 ऑप्शन भी मिल गए नीचे कि एस आर क्यू पी, एस आर पी क्यू, ये इस टाइप के आपने 4 ऑप्शन, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो वो नहीं आपको यहाँ पे देखो बिकॉज इट वाज रेनिंग, जब आप कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ लेंगे तब जानेंगे कि बिकॉज एक कंजंक्शन ऑफ रीजन है, कारण बताती है। क्योंकि रेनिंग बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी तो कारण भी रहा होगा इसका, ये सॉरी कारण है इसका कोई रिजल्ट, यानी कि रीजन तो इसने बता दिया क्योंकि बारिश हो रही थी। उसका रिजल्ट क्या निकला, रीजन क्या था, बारिश हो रही थी। रिजल्ट क्या निकला कि वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर, हमने अंदर रहने का फैसला किया। तो हमने अंदर रहने का फैसला किया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यानी कि अगर मैं ये सेंटेंस ऐसा लिखूं, वी डिसाइडेड स्टे इंडोर्स, क्यों को पहले लिख दूं, और हमने अंदर रहने का फैसला लिया क्यों, बिकॉज, क्योंकि इट वाज रेनिंग हैवीली, पी लिख दे, तो क्यू के बाद पी हो गया भाई। और यहाँ पे क्यू पी का पेयर। अब बात है इन द इवनिंग, ये बोला समय बता दिया, कब की बात है, इन द इवनिंग, कब, कल। तो पहले यानी कि कब की बात हो रही है, कल की, और कल कौन सा समय, सांझ का। तो यस्टरडे इन द इवनिंग, एस के बाद आर हो जाएगा। ये एस आर आप बाद में यूज कर सकते थे, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। ऑप्शन में लगभग स्टार्टिंग में ही सब में कर रखा है, तो एस आर क्यू पी जिसमें भी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन है वो आपका, ठीक है। बस यही था और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना, कर लोगे। चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ नेक्स्ट देखो, एक मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला क्वेश्चन भी आता है। अब ये पैसेज के, और पैसेज तो सब लोग पैसेज से वाकिफ तो है ही, पैसेज क्या होता है सब लोग जानते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो, डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटीज इन द पर्सन लाइफ, इट हेल्प्स इंडिविजुअल। चलो मैं पढ़ा देता हूँ, मतलब आपको पैसेज पढ़ के ऑब्जर्व करना, पैसेज सब लोग वैसे जानते ही है। इसमें कहा जो अनुशासन है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटीज है एक पर्सन की लाइफ में, यह हेल्प करता है इंडिविजुअल टू स्टे फोकस्ड इन देयर गोल एंड अचीव सक्सेस, यानी कि गोल और अचीव सक्सेस को अचीव करने के लिए पीपल की हेल्प करता है। एक डिसिप्लिन जो पर्सन होता है वो मैनेज करता है टाइम प्रॉपरली एंड कंप्लीट करता है अपने टास्क डेडिकेशन के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। विदाउट डिसिप्लिन क्या हो जाएगा, इट बिकम डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑर्डर इन लाइफ, यानी कि बिना डिसिप्लिन अनुशासन अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो ये मुश्किल हो जाएगा भाई, ठीक है ना। क्या इन द आर्मर्ड फोर्सेज डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आर्मर्ड फोर्सेज जो होती हैं आपकी सेना है उसके अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसिप्लिन जो है, ठीक है ना। सोल्जर्स मस्ट फॉलो ऑर्डर केयरफुली एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम, सोल्जर्स को फॉलो करना ही होता है ऑर्डर्स को बहुत सावधानी से, और इकट्ठे काम करना पड़ता है, एक टीम की तरह काम करना होता है, ठीक है ना। दिस एंश्योर्स सेफ्टी, इससे ही क्या होती है सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सक्सेस इन डिफिकल्ट सिचुएशन,
मुश्किल से मुश्किल स्थिति में कोई भी सैनिक क्या कर सकता है, सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सक्सेस को इंश्योर कर सकता है डिसिप्लिन के थ्रू। डिसिप्लिन आल्सो बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इससे कैरेक्टर भी बनता है, कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनता है और डेवलप करता है लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर। कौन? डिसिप्लिन। इसलिए डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, खासकर इसने कहा हार्वर्ड पॉलिसी में तो इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन देयर स्टडी यूजुअली परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशंस। स्टूडेंट्स जो होते हैं प्रैक्टिस करते हैं डिसिप्लिन की, मतलब डिसिप्लिन में रहते हैं, है ना, एक रेगुलर तरीके से पढ़ाई करते हैं, है ना, प्रॉपर अपना काम, होमवर्क, क्लासेस लेना, ये करना। जो स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहते हैं अपनी स्टडी के प्रति, वो अक्सर क्या करते हैं, बेटर परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, डिसिप्लिन में रहेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन में अच्छा। दे फॉलो ए रेगुलर रूटीन, रेगुलर रूटीन को फॉलो करते हैं, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस यानी कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर देते हैं और वर्क हार्ड करते हैं अचीव करने के लिए अपने ड्रीम्स को। इसलिए डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में की टू सक्सेस है, यानी कि एक कहूं तो सफलता की कुंजी है कौन? डिसिप्लिन। ये बोल रहा है डिसिप्लिन बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो इसने कहा कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी। अब ये पैसेज था, हमने पढ़ा, समझा कि इसके अंदर उसने क्या दे रखा है। अब यहां से अगर मैं बात करूं कि इसके 5 क्वेश्चन भी हैं आगे, और इन क्वेश्चंस को करके देखो। अब देखो, वो मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ दिया, मतलब आप सब लोग जानते हैं इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया, बाकी हम आराम से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। जिन बच्चों को हो सकता है कि भाई मतलब जिससे ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, धीरे पढ़ रहे हैं, बहुत वजह होती है, पर कोई नहीं, प्रैक्टिस होगी तो सब हो जाएगा। तो आपने, मैं एक बता रहा हूँ, एक मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन है कि भाई आपको पैसेज भी मिलता है पेपर में, है ना, तो ये चीज है। यहाँ देखो, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी इन द पर्सन लाइफ। अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा है तो इसने कहा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी में से एक क्वालिटी कौन सी है पर्सन की लाइफ में? क्या धन, पावर, फेम, डिसिप्लिन? तो यहाँ पूरे पैसेज में बात ही किसकी हो रही थी? डिसिप्लिन की हो रही थी। तो डिसिप्लिन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी पर्सन के अंदर है। एक डिसिप्लिन पर्सन जो होता है मैनेज करता है डैश प्रॉपरली। क्या? डिसिप्लिन पर्सन फ्रेंड्स को मैनेज करता है, गेम को करता है, मनी को करता है, टाइम को, समय को। यानी कि अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो समय मैनेज हो ही जाएगा भाई ऑटोमेटिकली, है ना। और व्हाई डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट इन आर्मर्ड फोर्सेस? क्यों इंपॉर्टेंट है आर्मर्ड फोर्सेस में? टू फॉलो ऑर्डर एंड वर्क एज ए टीम। ये बात साफ साफ लिखी थी उसमें, तो इस टाइप से आपको पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें बोला क्या गया था। कुछ भी नहीं है, यही तो एक रीडिंग है, बस आप रीड कर रहे हैं, वो चीज समझ में आ रही तो आप उसका इजीली ऑप्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करते हैं डिसिप्लिन की अक्सर यूजुअली, तो उनको क्या होता है, वो एग्जाम में फेल होते हैं? नहीं, फेल नहीं होते। स्टडी को अवॉइड करते हैं? नहीं, ऐसा भी कहीं नहीं बताया था। टाइम वेस्ट करते हैं? नहीं, डिसिप्लिन में रहने से, स्टडी करने से कौन सा टाइम वेस्ट होता है ना। परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशंस, यही तो बोला था। तो वो अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसिप्लिन हेल्प्स इन डेवलपिंग। पैसेज के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन डेवलप करने में हेल्प करता है। क्या डेवलप होता है डिसिप्लिन से? लेजीनेस, आलस डेवलप होता है क्या डिसिप्लिन से? नहीं। तो वीकनेस, कमजोरी होती है? नहीं जी। तो डर? नहीं। सी, लीडरशिप क्वालिटीज, यानी कि लीडरशिप वाली जो, नेतृत्व वाली जो आपकी क्वालिटी है, वो डेवलप हो जाती हैं। किससे? डिसिप्लिन। इसलिए आप भी, और खासकर सब लोग एनडीए में, क्योंकि सेना की तैयारी कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन तो जरूरी है अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति, अपनी डेली लाइफ जो एक्टिविटीज है आपकी, हर जगह पर डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन में रहोगे तो ही, बोला ना इसने लास्ट लाइन में कि डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। सफलता की कुंजी ही आपके पास डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सीरियस हैं, आप किसी से बोल ही नहीं रहे। डिसिप्लिन वो नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका टास्क है, जो आपको जिम्मेदारी, जो काम दिया गया है, बेशक वो आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको कोई सिलेबस, कोई होमवर्क, छोटे छोटे टास्क डेली लाइफ में दिन भर आपको मिल सकते हैं। छोटे छोटे टास्क जो दिए जाते हैं वही आपको समय समय पे प्रॉपर करके रखने होते हैं। अपना लाइफ में सही टाइम मैनेज करना होता है, समय पे सोना, समय पे खाना, एक्सरसाइज करना, है ना, पढ़ाई करना, और वही तो डिसिप्लिन है। तो बस यही आपकी सफलता की कुंजी, ये बोल रहा है। नेक्स्ट इसमें आ गया जी क्लॉज टेस्ट। ये क्लॉज टेस्ट क्या होता है? मैंने बताया था कि ये भी एक पैसेज ही होता है, बट पैसेज के अंदर बीच बीच में कई बार क्या होता है कि वो फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है इकट्ठे, बल्क में 5 क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो, इसने कहा एजुकेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ नेशन। एजुकेशन के ऊपर पूरा पैसेज है। इसमें बीच बीच में आपको दिख रहा होगा, चलो मैं पढ़ देता हूँ। एजुकेशन प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल शेपिंग, यानी कि फ्यूचर को शेप करने में नेशन का,
हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को डेवलप नॉलेज स्किल्स दैट आर नेसेसरी फॉर पर्सनल सोशल ग्रोथ, यानी कि पर्सनल और सोशल ग्रोथ के लिए नॉलेज और स्किल्स जो है वो नेसेसरी है, उनको भी हेल्प करती है। मतलब एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है कि एजुकेशन जो होती है ना, ये भी भाई आपका फ्यूचर बेटर करती है। आपका इससे आपका जो नेशन है, आपका राष्ट्र है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होंगे तो सीधी सी बात है देश का भी भविष्य होगा वो, यानी कि जो अपना नेशन का जो फ्यूचर है वो भी अच्छा, मतलब नेशन अच्छा, नागरिक अच्छा होंगे तभी तो राष्ट्र अच्छा होगा। गुड एजुकेशन सिस्टम नॉट ओनली फोकस ऑन एकेडमिक लर्निंग, जो अच्छा एजुकेशन तंत्र है, सिस्टम है, वो ना केवल फोकस करता है एकेडमिक लर्निंग के ऊपर कि पढ़ो एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओ बस हो गया अच्छी लर्निंग, ऐसा पे नहीं। ऑल्सो एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को टू थिंक, सोचने के लिए, क्या, डैश एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, यानी कि डैश तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है, फोकस करता है, एनकरेज करता है, और एक्ट करना रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिम्मेदार तरीके से आपको काम करना भी पड़ेगा। तो देखो ये है रीडिंग है भाई, और जैसा कि मैंने कहा था ये भी आपको वोकैब और ग्रामर के ऊपर ही है। नॉर्मली इसमें अभी के लिए मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन होते क्या है। अभी आपको हो सकता है कि जो स्टूडेंट मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हो सकता है समझ में ना भी आए, है ना, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा। इसमें मेन चीज ये है कि ये कह रहा है कि इसमें बताओ क्या होगा, बस सीधी बात यही है। दूसरा इसने फिर से पढ़ा अपना क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि दो में देखो ये फिल इन द यहाँ पे छोड़ रखा, एक इसने फिल इन द ब्लैंक 3 यहाँ लिख दिया, एक इसने यहाँ लिख दिया, मतलब ये पूरे पैसेज के अंदर आपको 4 वो मिल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक, और वो आपको भरने हैं नीचे इसमें। अच्छा जी कहाँ से भरें, भरेंगे इसलिए आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि इसमें हम क्या भरेंगे, ठीक है ना। और फिर उसमें इसमें साफ साफ ऑप्शन भी लिखे, जैसे कि फर्स्ट वाला ये कहा कि स्टूडेंट को एनकरेज करता है सोचने के लिए, कैसे सोचने के लिए, क्रिटिकली, केयरलेस, वीक और साइलेंट। तो सीधी बात है, जब एनकरेज कर रहे हैं पॉजिटिव बात हो रही है सोचने के लिए, एजुकेशन लोगों को, स्टूडेंट को सोचने पे मजबूर करती है। क्रिटिकल मतलब बहुत सही से आप सोचेंगे या बहुत लापरवाही से सोचेंगे, कमजोरी से सोचेंगे, चुपचाप सोचेंगे, मतलब इसमें है क्या, तो साफ साफ ऑप्शन देख के आपको पता है क्रिटिकली। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे ये पता लग रहा होता, हम आगे पढ़ेंगे कि एंड से दोनों साइड सेम कैटेगरी के वर्ड जुड़ते हैं, एंड एक कंजंक्शन है, तो यहाँ पे इसने कहा डैश एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, तो ये करेगा और ये भी करेगा, तो यहाँ पे भी एडवर्ब आ रखी तो इधर भी एडवर्ब ऑफ मैनर आनी चाहिए, तो इसमें क्रिटिकली आंसर होगा। अभी के लिए अगर समझ में नहीं आया है, मान लो आपसे नहीं हो पा रहा कि नहीं मैं आपको डर लग रहा है कि मैं कैसे करूं, तो डरने वाली बात नहीं, सिर्फ आपको ये एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, सब दिखाया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप देखते ही इनको करेंगे कैसे, समझ में कैसे आएगा, जब आप ग्रामर पढ़ेंगे, वो कैब पे आपकी कमांड होगी, तब आप भी आराम से करने लग जाए। मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं, पढ़ा पढ़ाया सारा होता है उसमें, लेकिन बस फर्क इतना होता है अभी के लिए, हो सकता है आप इसको देख करके आपकी समझ में ना आए, आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन भरूं, ठीक है ना। जब सिलेबस हम पढ़ेंगे तो उसमें धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं तो सारी चीजें आपके माइंड में होंगी, तो आप इजीली देखते ही बता देंगे यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जब एडवर्ब चैप्टर हमने पढ़ रखा होता तो आप आराम से बता देते, एडवर्ब कंजंक्शन अगर ये चैप्टर पढ़ रखे होते तो इजीली आप बता देते हैं। तो बस ये है, इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि वैसे क्यों नहीं हुआ, पढ़ने के बाद हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरे 4 ऑप्शन फिर से हैं। सेकंड क्वेश्चन इसने कहा कि स्टूडेंट को गाइड करता है और हेल्प करता है उनको ओवरकम करने में, विजय पाने में। टीचर्स जो होते हैं प्ले करते हैं वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल गाइडिंग करने में स्टूडेंट्स को, और हेल्प करते हैं उनको। ये कह रहा है कि टीचर्स जो होते हैं एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं टीचर्स स्टूडेंट्स को गाइड करने में और उनकी हेल्प करने में, यानी कि उनकी डैश के ऊपर उनको विजय पाने में। यानी कि स्टूडेंट की हेल्प करते हैं किस चीज पे विजय पाने में, उनकी सफलता पे विजय पाने में, कि हैप्पीनेस खुशियों पे विजय पाने में, या डिफिकल्टीज पे, या स्ट्रेंथ पे। मतलब हेल्प चाहिए आपको, कहने का मतलब अभी आप किसी मुसीबत में हैं तभी तो कोई आपकी हेल्प करेगा, तभी तो आपकी उस ओवरकम बाहर आओगे उससे। तो यहाँ पे सारे मीनिंग इसमें सक्सेस, हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, पॉजिटिव दिए हैं। एक ही वर्ड डिफिकल्टी, यानी कि डिफिकल्टी से ओवरकम पाने के लिए हेल्प करते हैं टीचर्स उनकी, बस ऐसा कुछ इसने बोला है। तो ये आगे 2 क्वेश्चन और हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, डेवलपमेंट में बिकम 3 में पॉसिबल, डिफिकल्ट, इजी, क्विक, इसमें क्या होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा कि यहाँ पे डू, डोर, की, रोड, गेट, यहाँ पे क्या होगा। बस यही बातें हैं आपने करना, मतलब इसको हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट यानी ये पूरा पैसेज है, पैसेज के अंदर आपको 4 से 5 है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। एक छोटा सा पैसेज देगा, पैसेज में बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक छोड़ के आपको
इस टाइप से ऑप्शन भी दे देगा और बोलेगा बताओ कि इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इनमें से कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है। ठीक है, बस ये और कुछ भी नहीं है, ये बात। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। तो ये हमने देखा कि इंग्लिश में क्या था। तो अब मेरे ख्याल में मोटा मोटा ओवरव्यू जो है, ठीक है ना भाई, ये सब आप सब लोगों को पता ही लग गया। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, कुछ भी नहीं था। इंट्रोडक्शन क्लासेस में ये बताया जा रहा है कि एनडी का जो आपका पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है, उसमें इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, और आती है तो कितने मार्क्स की आती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये था, हमने देखा कि इंग्लिश अगर पढ़ोगे तो 3 सेक्शन में डिवाइड करके ये सारा पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई, क्योंकि हमने देखो वोकैब है, लर्निंग प्रोसेस है, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना, वो तो आपके ऊपर भी है। तो यानी कि आपने उनको तो वोकैब है, वोकैब को तो लर्न करना पड़ेगा, है ना, लर्निंग प्रोसेस। रीडिंग यानी कि आप धीरे धीरे जब वोकैब आएगी, ग्रामर के स्ट्रक्चर आएंगे तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाएगी, रीडिंग हम कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो बेसिक पहला काम आपका होना चाहिए वो है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, यानी कि उसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर थोड़ा सा कमांड करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें ग्रामर की। तो ग्रामर आपको मैं पढ़ाऊंगा, और ग्रामर में रहते हैं कंसेप्ट, सीखने वाली चीजें और स्ट्रक्चर, और उन्हीं से धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, जिससे कि आप जितने भी तरह के क्वेश्चन दिखाए वो सारे आप लोग कर सकते। ठीक है, तो ग्रामर की हम बात करते हैं। ये ग्रामर का जो है हमारे सामने पूरे का पूरा, अगर मैं बात करूं लास्ट में, कि ये हमारे सामने ग्रामर का पूरा एक सिलेबस टाइप का है, मैं कहूँ। ठीक है, ग्रामर में हमें क्या करना पड़ेगा, ये कुछ हमें पढ़ना पड़ता है, ये चैप्टर है सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से इनको सारे के सारे चैप्टर को अलग अलग सेग्रीगेट करके आपको बिल्कुल एक कंटेंट दे दिया जाएगा। यानी कि पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच सुना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल्स पढ़ाए जाएंगे इंग्लिश के, कि इंग्लिश का जो बेसिक बेसिक बहुत सारी चीजें होती है, आपको ये नहीं पता है जो में से सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, आई के साथ क्या लगाऊं, प्रेजेंट टेंस कौन होता है, पास्ट कौन होता है, आईएनजी कहाँ लगता है, ईडी कहाँ लगता है, छोटी छोटी चीजें होती है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। पहले आपको फंडामेंटल पढ़ाया जाएगा, इनकी फाउंडेशन बेसिक्स, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह भी उसी में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में और जैसे वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सारे का सारा जो आपने स्कूलिंग में पढ़ा भी होगा, फिर रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यही है इंग्लिश बेस है। तो ये पढ़ाया जाएगा। फिर आपके पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे चैप्टर होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके, इनके कंसेप्ट पढ़ेंगे, इनको डिटेल में इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, तभी पता लगेगा कि अच्छा धीरे धीरे की सेंटेंस को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कुछ सेंटेंस इधर भी है, वो चैप्टर इधर भी है, जैसे छोटे छोटे मॉडल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, कंडीशनल जैसे टेंस में ही होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं अभी आपको पता नहीं होगा, कुछ देखे वाले जो देखे दिखाए चैप्टर लग रहे हैं वो तो आपको देख के पता लग ही रहा होगा, कुछ नए भी दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, सिलेबस में सारी चीजें आएंगी कंटेंट में, तो उनको पढ़ के हम जान लेंगे, है ना, ये क्या होता है। तो यही है, और लास्ट में पैसेज, क्लॉज टेस्ट, वोकैब, पीक्यूआर, ये सब हम करें। तो पूरे का पूरा अगर मैं बात करूं कि पूरे का पूरा इंग्लिश का जो कंटेंट है, जो पूरी इंग्लिश का सिलेबस है, और बहुत वैल्यूएबल कंटेंट कम से कम समय में और ज्यादा प्रैक्टिस के साथ, मैक्सिमम रिवीजन के साथ करके, मैक्सिमम जैसे 200 मार्क्स है तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करें, ये चीज, ये स्ट्रेटेजी हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से अपना अगला, और ये आपके सामने कंटेंट था, ये सिलेबस था, सारी चीजें मैंने बता दी कि इस टाइप का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे करना है, इवन क्वेश्चन का पैटर्न भी दिखा दिया। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं भाई, शुरुआत में जो मैंने आपको बात बोली थी वही बात है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपका जो टारगेट है एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, वो टारगेट क्या है, कैसा है, उस तक पहुंचे कैसे। अगर आपको रास्ते का ही नहीं पता तो दूर से खड़े होकर टारगेट को देखता है ना, चलना तो हमें पड़ेगा, और चलेंगे तो वन बाय वन एक स्टेप तो रखना पड़ेगा आगे, और डिफिकल्टी चैलेंजेस तो आएंगे, उनको कैसे टैकल करना है, बस धीरे धीरे उनको करते चलो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है ना, तो इसके लिए तो विश यू ऑल द बेस्ट। आगे के लिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से, है ना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इसको एक बार देख लेना कि क्या क्या मतलब रहने वाला है, और क्या क्या हमें पढ़ना है, कितना हमने सीखा है, कितना हमारे लिए नया है, किस पे हमें अभी मेहनत करनी है, किसको हम इजीली ऑप्ट कर पाएंगे, यही चीजें आपने देखी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।